नमस्कार दोस्तों, आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं पृथ्वीराज चौहान का। इस वीडियो में आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक जीवन काल से अंतिम घटना तक आज पूरा देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझने वाले हैं। जो भी परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज चौहान, सबसे पहले देख लेते हैं पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल है वो 1177 से 1192 ईस्वी माना जाता है। और पृथ्वीराज के पीछे एक उपाधि लगी होती है राय पिथौरा। आखिर पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा क्यों कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान के मित्र का क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में क्या किया था? किस प्रकार से जयचंद और संयोगिता से संबंध रखते हैं पृथ्वीराज चौहान? इन सभी बातों के बारे में आज इस सेशन में हम समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले आपसे डिस्कस किया है कि पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल है वो 1177 से 1192 ईस्वी है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कि ये है पृथ्वीराज चौहान। जो आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है वह पृथ्वीराज चौहान की है। और ये पृथ्वीराज चौहान राजस्थान के दिल्ली पर राज करने वाले एकमात्र चौहान वंश के शासक हैं। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को। और पृथ्वीराज चौहान का राय पिथौरा 1177 से 1192 ईस्वी। इनका जो जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में गुजरात के पाटन, अहिल पाटन में इनका जन्म हुआ था 1177 में। आगे इनके बारे में सामान्य परिचय देखते हैं कि पिताजी का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर। सोमेश्वर इनके पिताजी का नाम है। और इनकी जो माता थी इनका नाम था कपूरी देवी। कपूरी देवी जिन्होंने इनका लालन पालन किया है। आगे बात करें, इनका एक सेनापति हुआ करता था भुवनमल और एक कदमपाल। ठीक है, कदमपाल जो इनका मुख्यमंत्री था और एक सेनापति था भुवनमल, केमास भुवनमल। ठीक है, तो ये सेनापति यहाँ पर देख लीजिए, ये है यहाँ का पृथ्वीराज चौहान का मुख्यमंत्री। याद रखना है, मुख्यमंत्री है ये। ठीक है, और जो सेनापति हैं वो हैं भुवनमल। ठीक है, भुवनमल हैं। कदमवास को ही केमास के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। कदम ये हैं मुख्यमंत्री कदमपाल और केमास भी कहते हैं इनको। भुवनमल इनके जो सेनापति थे, मुख्य सेनापति वो थे। आगे बात करते हैं, इनका जो राज्याभिषेक हुआ है वो 1178 ईस्वी में हुआ है। 1178 ईस्वी में वास्तविक शासन जो संभाला इन्होंने 1178 में। और उस समय इनकी आयु मात्र कितनी थी? 11 वर्ष थी। मात्र इनकी आयु कितनी थी? 11 वर्ष की आयु में अपना राज्याभिषेक हुआ था इनका। और इनको प्रसिद्ध उपाधियां दी जाती हैं, जो प्रसिद्ध फेमस उपाधियां हैं। पहली उपाधि का नाम आता है राय पिथौरा। प्रसिद्ध नाम है इनका राय पिथौरा। आखिर राय पिथौरा क्यों कहा जाता है आगे डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी उपाधि है दल पुंगल यानी कि विश्व विजेता। ये दोनों उपाधियां विश्व विजेता इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को इतना प्रसिद्ध कर दिया था कि ये विश्व के विजेता मोहम्मद गौरी को भी पराजित कर चुके थे, इसलिए इन्हें विश्व विजेता की उपाधि दी गई है। तो दल पुंगल यानी कि विश्व विजेता और राय पिथौरा, इन दो उपाधियों से जाने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। आगे बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कपूरी देवी है और ये है पृथ्वीराज चौहान की माता। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की माता ने, कपूरी देवी ने, सोमेश्वर की मृत्यु होने के बाद 11 वर्ष की आयु में, मात्र 11 वर्ष के थे जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के थे, उस समय शासक बने। उन्होंने अपना शासन संभाला और वयस्क होने पर जो कपूरी देवी हैं उन्होंने इनको वयस्क होने पर कदमवास और भुवनमल के सहयोग से 1178 में वास्तविक राज्याभिषेक कर दिया गया। ठीक है, तो 11 वर्ष की आयु में शासक बने, ये अल्प आयु में शासक बने। उसके बाद 1178 में
अपनी माता कर्पूरी देवी, भुवनमल और कदमवास मुख्यमंत्री के सहयोग से ये वास्तविक शासक बने। नेक्स्ट हम बात करें इनके बारे में, इनके इतिहास की प्रमुख बातें हैं, जैसे इन्हें राय पिथौरा क्यों कहा जाता है। तो राय पिथौरा कहने के पीछे क्या कारण था। एक दिल्ली में क्या है, एक किला हुआ करता है राय पिथौरागढ़, जो कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया है। पिथौरागढ़ का जो वास्तविक निर्माण करता है पृथ्वीराज चौहान है, जो दिल्ली में है। उसे किसने बनाया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया था। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसे बनाया गया था, इसीलिए इतिहासकार इन्हें राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वा दिया था, इस किले को तोड़वा दिया था, पिथौरागढ़ को, और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। मस्जिद का क्या नाम था? मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, तो ये मस्जिद है जो भारत की पहली मस्जिद के नाम से जानी जाती है। भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए हैं, जो दिल्ली में पिथौरागढ़ थे, जो कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया था। उसे तोड़वा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसमें एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था, कुव्वत उल इस्लाम। इसलिए यह भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने भंडारकों का दमन किया 1192 में, और उसके बाद देखते हैं महोबा के चंदेल शासक। महोबा के एक चंदेल शासक हैं। महोबा पड़ता है अपने एमपी साइड पे। कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और वहाँ पर इन्होंने 1182 में वहाँ के चंदेल परमार जो शासक हुआ करते थे, वर्दी परमार, उनको पराजित किया था। महोबा का दमन किया था पृथ्वीराज चौहान ने। आगे देखते हैं इनके बारे में। इनके एक मित्र हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान के, चंद्रबरदाई के बारे में देखो कि चंद्रबरदाई हैं। इनका जो चंद्रबरदाई था, उनका जन्म हुआ था 1148 में। कब हुआ था? 1148 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट था। क्या नाम था? पृथ्वी भट्ट। वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था, चंद्रबरदाई था। ये एक प्रसिद्ध कवि थे, और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास लिखा है। पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र हुआ करते थे, सखा हुआ करते थे ये, और राजकवि सहयोगी हुआ करते थे चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के बारे में है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्रबरदाई के द्वारा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के बारे में, पृथ्वीराज चौहान की पूरी घटना लिखी है। पूरे जन्म से उनके अंतिम समय तक का इतिहास लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान ने का एक मित्र हुआ करता था चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का रचना की है। और चंद्रबरदाई को हिंदी यानी कि ब्रज भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि हिंदी भाषा के महाकवि किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सीधा सा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को हिंदी भाषा का महाकवि कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान की एक प्रेमी का हुआ करती थी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता आपस में बहुत प्रेम करते थे, आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे। और संयोगिता का पिता था जयचंद गढ़वाल। अब जयचंद गढ़वाल संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम को स्वीकार नहीं करते थे। ये क्या थे? दोनों की प्रेम कहानी का विलन माने जाते हैं जयचंद गढ़वाल। अब जयचंद गढ़वाल है संयोगिता के पिता। इन्होंने क्या करा? एक स्वयंवर का आयोजित किया, जिस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, न्योता नहीं भेजा कि आओ तुम, है ना, ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है,
तो पृथ्वीराज चौहान ने इसे क्या माना? अपमान माना। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मुझे क्या, आखिर मैं सभी राजा, यहाँ पर सभी राजपूत राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा है, लेकिन मुझे क्यों निमंत्रण पत्र नहीं भेजा है? ये जयचंद गढ़वाल से एक तरह से दुश्मनी के भाव से व्यक्त किया। तो पृथ्वीराज चौहान का एक तरह से दुश्मनी कह सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जो दुश्मन था वो था जयचंद गढ़वाल, और जयचंद गढ़वाल भी पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन समझते थे और नहीं चाहते थे कि संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हो। इसीलिए उन्होंने स्वयंवर का आयोजित तो किया, लेकिन उसमें पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। इसे पृथ्वीराज चौहान ने अपना अपमान समझा, उन्होंने स्वयं को अपमानित समझा, और ये अपमानित मानकर, खुद को अपमानित मानकर उन्होंने संयोगिता का अपहरण कर लिया। ठीक है, संयोगिता का अपहरण कर लिया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और बड़ी सभा में जब उसने वहां पर जो दरबार था जहां पर स्वयंवर आयोजित हो रहा था, वहां पर पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े के साथ आए। लेकिन इसके पहले भी क्या हुआ था? संयोगिता ने एक अपनी सहेली के पति से पृथ्वीराज चौहान को एक निमंत्रण पत्र भेजा था, और पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर में आने की बात कही थी, और तो पृथ्वीराज चौहान वहां पर गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने देखा जो द्वारपाल के रूप में उनकी एक प्रतिमा लगाई है जयचंद गढ़वाल ने। जयचंद गढ़वाल चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान ये महसूस करे, जब यहाँ पर आए उन्हें पता लग गया था कि संयोगिता ने उन्हें निमंत्रण पत्र के रूप में भेजा है, और विवाह के उपरांत वो जरूर अड़चन डालेंगे और जरूर यहाँ पर आएंगे। जब वो यहाँ पर आएंगे तो अपनी मूर्ति देखेंगे द्वारपाल के रूप में, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, उनको बुरा लगे, ऐसा जयचंद गढ़वाल का एक षड्यंत्र था। तो जयचंद गढ़वाल ने क्या करा? द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की एक प्रतिमा लगा दी। इससे क्या हुआ है? पृथ्वीराज चौहान और क्रोधित हो गए। उन्होंने, जब स्वयंवर आयोजित हो रहा था तो संयोगिता ने सभी राजपूत राजाओं को छोड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा लगी हुई थी द्वारपाल के रूप में, उस पर उन्होंने वरमाला डाल दी। तो संयोगिता ने वरमाला द्वारपाल के रूप में खड़ी प्रतिमा पृथ्वीराज चौहान की, उस पर वरमाला डाल दी, और पृथ्वीराज चौहान का उसी समय वहाँ पर आगमन हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने कहा जयचंद गढ़वाल से कि देखिए, वरमाला द्वारपाल के रूप में खड़ी हुई आपकी प्रतिमा, ये स्वयं मेरे ऊपर एक वरमाला डाली हुई है, तो मैं आज से संयोगिता का पति हूँ। ठीक है। और ये कहते हुए उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े के आगे बिठाया और वहाँ से दौड़ पड़े, और वहाँ से संयोगिता का अपहरण करके संयोगिता का वहाँ से ले गए। तो जयचंद गढ़वाल को ये बहुत ही बुरा लगा, और जयचंद गढ़वाल ने आगे मोहम्मद गोरी के साथ में हाथ मिलाया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी कौन है भाई? मोहम्मद गोरी था एक गौर प्रदेश का शासक जो भारत में आया था आक्रमण करके। सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कहाँ पर किया? तो मुल्तान पर आक्रमण किया। कहाँ पर किया? मुल्तान पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद गोरी जब भारत आए थे, उसके साथ में एक अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपने सुना होगा, अजमेर में है, वो सजरी ईरान के माने जाते हैं। उन्होंने 1192 में वो पृथ्वीराज चौहान के साथ में भारत आए थे, और यहीं पर आकर बस गए। मोहम्मद गोरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको सभी को पता है, अजमेर में है। ठीक है। तो तराइन के प्रथम युद्ध के बाद द्वितीय युद्ध हुआ था, उस टाइम मोहम्मद गोरी के साथ में भारत आए। अब देखते हैं आगे तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध देखो 1191 ईस्वी में हुआ है। तराइन कहाँ पर पड़ता है वर्तमान में? ये हरियाणा, भटिंडा हरियाणा पर पड़ता है। जो भटिंडा है हरियाणा में एक जिला है भटिंडा, वहाँ पर तराइन पड़ता है, तराइन का क्षेत्र पड़ता है, तराइन का युद्ध भूमि पड़ती है। वहाँ पर दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी आपस में
युद्ध स्थल पर पहुंचे। दोनों ने घमासान युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को लगभग 17-18 बार पराजित किया पृथ्वीराज चौहान ने। फिर भी पृथ्वीराज चौहान उसे माफ करके वापस छोड़ देते। तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको जो माफ किया वो पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि इस युद्ध के बाद में जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी के साथ में हाथ मिला लिया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ में हाथ मिला लिया और जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। लेकिन तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ तो वो था 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने जयचंद गढ़वाल से हाथ मिला लिया और सारे भेद खोल दिए पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान के सारे भेद मोहम्मद गोरी के सामने थे, क्या कमियां थी, क्या उनके थे, ठीक है, सब कुछ तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और अपने साथ में अपने गौर प्रदेश में ले गए पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान में जो युद्ध हुआ है उसके पहले, जब 1192 युद्ध हुआ था उसके पहले एक कुआम उल मुल्क नामक एक व्यक्ति था जिसको मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपने पास में भेजा था, पृथ्वीराज चौहान के पास में भेजा था और पृथ्वीराज चौहान से अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बोला था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया था। और एक जो खांडे राव हैं, पृथ्वीराज चौहान का जो एक सेनापति हुआ करता था खांडे राव, ठीक है, एक सेनापति का नाम तो आपने सुन ही लिया, भुवनमल, ठीक है, एक सेनापति हुआ करता था खांडे राव। जो तराइन के पहले युद्ध में थे वो तो थे भुवनमल और तराइन के द्वितीय युद्ध के सेनापति थे खांडे राव, ठीक है। एक अछन नामक एक कुमारी हुआ करती थी जो आबू नरेश की एक पुत्री थी। वो पृथ्वीराज को छुड़ाने के लिए गौर प्रदेश तक गई थी, है ना। वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को छोड़ने के लिए मोहम्मद गोरी से याचना करी थी। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय युद्ध में पराजित हुए और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में पराजित हुए। लेकिन यहाँ का एक मित्र हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान का, जो मित्र हैं वो कौन था, चंद्रप्रदाय। चंद्रप्रदाय ने क्या करा, वो अपने मित्र को छुड़ाने के लिए कहाँ पर गया, मुल्तान गया, मोहम्मद गोरी के प्रदेश, और मोहम्मद गोरी से आग्रह किया उसे छुड़ाने के लिए। मोहम्मद गोरी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। जब पृथ्वीराज चौहान का सामना मोहम्मद गोरी के सामने हुआ, पृथ्वीराज चौहान को सामने लाया गया, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में देखा कि बिल्कुल भी निडर स्वभाव से वो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को घूर रहे थे। तो मोहम्मद गोरी ने अपने सेनापति को आदेश दिया, उसकी आंखों को गर्म सलाखों से फोड़ने का आदेश दिया, ठीक है। तो वहाँ पर वो क्या हुए, पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया। ये सुनकर, ये देखकर जो चंद्रप्रदाय था उनके मन में बहुत ही दुख व्यक्त हुआ। उन्होंने बहुत ही ग्लानि के साथ में इसका वर्णन भी किया है चंद्रप्रदाय ने। पृथ्वीराज चौहान को इस घटना को, इस हालत में देखकर चंद्रप्रदाय बहुत दुखी हुए, बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए, दुखी हुए। उसी समय मोहम्मद गोरी ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, शब्दभेदी बाण, जिसमें अंधे व्यक्तियों को, जिसमें शब्दभेदी बाण, जिसमें व्यक्तियों को शब्द की आवाज़ सुनकर उस दिशा में, शब्द की आवाज़ सुनकर उस दिशा में तीर छोड़ने का आदेश था कि जिस दिशा में व्यक्ति खड़ा है वो केवल आवाज़ करेगा और उसी दिशा में तीर चलाना है और तीर सीधा व्यक्ति को लगना चाहिए, तब वो विजेता माना जाएगा। पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रप्रदाय काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे कि वो केवल शब्द की आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज चौहान उस दिशा में तीर छोड़ देते थे और वो जीत जाते थे। उसी टाइम पे पृथ्वीराज चौहान ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बात चंद्रप्रदाय से कहलवाई कि जाओ, कह के आओ मोहम्मद गोरी से कि मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूँगा और ये अंतिम अवसर है मुझे मोहम्मद गोरी को मारने का। यही कहकर मोहम्मद गोरी चंद्रप्रदाय
चंद्रप्रदाय मोहम्मद गोरी से इस बात कहता है। तो मोहम्मद गोरी भी राजी हो गया। मोहम्मद गोरी ने चंद्रप्रदाय को अवसर दिया, चंद्रप्रदाय को अवसर दिया और पृथ्वीराज चौहान युद्ध स्थल पर पहुँचे। वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान सामने खड़े थे और हाथ में धनुष था। ठीक है, जब हाथ में धनुष था और चंद्रप्रदाय सामने खड़े हुए थे, ऊंची मंजिल पर खड़े हुए थे, बहुत ही ऊंची मंजिल पर खड़े हुए थे। केवल ये बात कहनी थी कि जो चंद्रप्रदाय ने चलाओ बाण पृथ्वीराज चौहान, चलाओ बाण पृथ्वीराज चौहान, ऐसे 3 बार कहना था। और ये कहते हुए पृथ्वीराज चौहान ने अपना तीर चलाया, सीधा पृथ्वीराज चौहान के गले पर जा लगा और वहीं पर मोहम्मद गोरी ढेर हो गया। मोहम्मद गोरी के गले में लगा और मोहम्मद गोरी वहीं पर ढेर हो गया। पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं को भी तलवार से घोंसकर और चंद्रप्रदाय ने भी स्वयं ने भी अपने आप को आत्महत्या के रूप में कर दिया। दोनों ने अपनी आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय मारे गए। मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया, मोहम्मद गोरी को तीर चलकर मार दिया। ये घटना है अपने पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।